तो आज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक है टॉर्सलीज लॉ। मुस्कुराहट जो है अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी मुस्कुराहट दोबारा आती नहीं है चेहरे पे, दिन जब खराब हो जाता है ना। हम एक बात बता रहे थे ऐसे समझ रहे हो ना, समझ तो रहे ही हो, आगे क्या ही समझाएं। चलिए एक 40 मिनट तो शांति से पढ़ी सकते हैं। ये क्या भाई, एक जार है, जार में हमने एक ए पॉइंट पर देखो क्या दिखा रहा है। ए पॉइंट पर हमें अच्छे से पता है जहां पर भी सर ओपनिंग होती है वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। यही सीखा था ना, इतना थोड़ा बहुत सीख गए थे हम लोग ने जब गॉस प्रेशर पढ़ा था तो उसमें भी यही सीखा था कि सर जब हमने देखा था कि 3 अलग अलग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, उसमें हमने देखा था एक ट्रायंगुलर था, है ना, एक की ओपनिंग ट्यूबिक थी, है ना, छोटी पतली सी थी। हमने ये पाया तीनों में लेवल एक ही था। तो इस वहां से सीख चुके हैं कि वॉल्यूम पे तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता है, हाइट जो होगी कॉलम की वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या, अगर आपने अलग अलग ओपनिंग के साथ एक कॉमन ट्यूब लगा दी है तीनों के बीच में। ये मैं पुराना क्यों बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पे आएंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में वहां सीख लिया था कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उस लेवल पर तीनों जो आपके अलग अलग वेसल हैं उसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है ना, और जो इनसाइड प्रेशर है वो भी वहां पर बैलेंस होता है। तो यहाँ सीखा था कि भाई एक कॉमन हाइट पे रहेगा चाहे किसी भी वॉल्यूम का कंटेनर हो। इसका मतलब एक बड़ा सा टैंकर और बगल में एक पतला सा ट्यूब लगा, तो दोनों की अगर हाइट सेम होगी तो दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो दोनों में जो हाइट ऑफ कॉलम होगा वो दोनों में सेम होगा। अगर आपका हाइट ऑफ कॉलम अलग अलग है तो इसका मतलब कुछ एक्सेस प्रेशर भी उसमें लग रहा है, ठीक। ये आपने सीख लिया था। तो मैं एक बार वापस से रीड्रॉ करता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक सिलिंड्रिकल आपका अगर कंटेनर है, उसको कनेक्ट कर दिया आपने दूसरे कंटेनर से जिसका वॉल्यूम कम है लेकिन हाइट दोनों की सेम है, तो याद रखना कि दोनों में जो लेवल ऑफ, ऐसा बिल्कुल नहीं अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ से फ्लो लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर तुमने हाइट मैच करा दी तो, अगर आपने हाइट नहीं मैच कराई तो पक्का फ्लो होगा। मान लो इसका जो हाइट है वो कितना है और जो प्रेशर है पता है वो कब जाके ये फ्लो रुकेगा, जब वाटर का लेवल क्या आ जाए इसके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दोनों वेसल ऊपर से ओपन है, तो ये पी नॉट यहाँ भी लगेगा और पी नॉट, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वापस से रिवीजन करने की जरूरत है पिछले टॉपिक, ठीक। अभी अपन इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेस प्रेशर की बात अभी करेंगे, हाइट ऑफ कॉलम से क्या आता है, क्या डिफरेंस आता है उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डेप्थ ऑफ द टैंकर पे अलग अलग प्रेशर होता है, कैसे पता है, चलो जी पढ़ा तो था हमने, है ना। तो इसका मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि तो आपका जो प्रेशर है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, हाइट के ऊपर, इसके ऊपर हाइट या फिर डेप्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ फिगर में मैंने ये पाया कि एक पॉइंट बी है जहां पर हमने इस टैंकर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर क्या मैंने पाया कि यहाँ पर देखिए यहाँ से फ्लो होने लगा वाटर, तो उसने एक प्रोजेक्टाइल पाथ को प्लेस किया। अरे भैया ये तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया किसी एक हाइट h से, तो कैसा पाथ फ्लो फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल तो करेगा, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये तो कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्योंकि आप इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसको दे रहे हैं। और हम सिर्फ पाथ की वजह से बता रहे हैं, इसमें और कोई खास इसमें जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू द फिगर लिखिए अकॉर्डिंग टू द फिगर the area of cross section of the vessel, area of cross section of the vessel A कितना है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर, ठीक है, very large compared to the orifice, very large compared to the orifice, and जो ओपनिंग है उसी क्या है orifice, ठीक है। Therefore according to equation of continuity, जितना वॉल्यूम आपका ऊपर से डिक्रीज करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे फ्लो करेगा, है ना। तो जिस रेट से आपका लेवल नीचे आएगा, इसमें मतलब मोशन में है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर इसको मान लेते हैं a1 v1, तो यहाँ हो जाएगा a2 v2। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज
हो जाएगी। इसका मतलब कभी नोटिस करना, एक नल चला देना नीचे जाके घर में और चले जाना छत पर टैंकर को देखने, तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत स्लो रेट पे पानी कम हो रहा है। 1000 लीटर का टैंक और तुमने निकाला है 10 लीटर, कोई फर्क पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पर आपकी जो, लेकिन ये एक्चुअल मोशन में है, आपको दिख नहीं रहा हुआ बादल है क्योंकि बहुत स्लो है। तो वहां पे वही वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है भाई, A1 V1, तो वहाँ एरिया टैंकर का बहुत बड़ा और V1 उसका बहुत छोटा, ठीक। एंड नीचे आपने निकाला तो आपको नल खोलते देखो बहुत तेज पानी निकलता है ना, तो वहाँ V2 बहुत ज्यादा, क्योंकि नल का एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत कम। तो यहाँ पर वही तो लग रहा है, यहाँ पर देखिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इज इट ओके? ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर therefore speed of liquid flow, therefore speed of liquid flow at A is 0। कहोगे ये गलत हो गया सर, मैं ऐसे लिखूंगा approximately 0 ब्रैकेट के अंदर। क्यों लिख दिया मैंने कहा यार एक चीज बताओ, एक बहुत बड़ा कंटेनर है ना जिसका एरिया बहुत बड़ा, मैंने छोटा सा यहाँ पंचर कर दिया, बहुत छोटा सा पंचर कर दिया, ओरिफाइस बना दिया है ना, ये इसका एरिया बहुत छोटा है यार, अगर इसे निकलेगा भी इतना, अगर मान लो ये 10,000 लीटर है, ठीक है, और यहाँ से जो भी पानी निकल रहा है वो कितना भी तेज निकलेगा, एरिया कम होने की वजह से वॉल्यूम उसका हमेशा लो रहेगा कंपेयर टू। मान लो यहाँ से निकलने में इसको 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन में ये टैंकर खाली हो रहा है, उतने में कंज्यूमर जो है, मतलब जो हम लोग हैं, यहाँ से ये पानी टंकी हो गई नगर निगम वाली, यहाँ से तुम्हारा कंटेनर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको रिपेयर करने जाएंगे ही नहीं, उसे कहेंगे जब तक ये निकलेगा तब तक तो पानी खत्म हो जाएगा, दोबारा भर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इसमें जो लेवल है उनके हिसाब से कह रहे हैं ये टप टप जो पानी चू रहा है इससे क्या ही हो जाएगा मेरा, है ना। यहाँ पर इसका लेवल 10,000 लीटर है, तो अगर एक 24 घंटे में भी अगर इसने 1000 लीटर भी खराब किया तो 9000 लीटर तो रह जाएगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे लिए क्या हो जाएगा 0। अगर हम घंटों बैठ के देखेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या लगेगा कि ये इसकी स्पीड 0, हमें हमेशा लगेगा कि एक ही लेवल पर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जर्व करेंगे, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यार बहुत कम टाइम दे रहे हो, यहाँ पूरे दिन में 1000 लीटर खत्म होने की बात हो रही है, समझ में आया? इसीलिए यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका A है, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द ओरिफाइस एट B। मेरी बात समझ गए? तो जब हम कंपेयर करते हैं B वाले एरिया क्रॉस सेक्शन से तो बहुत कम है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। आगे लिखिए देखिए, द फ्लूइड एट सेक्शन A एंड B आर एट सेम प्रेशर। तो इसका मतलब है जब 0 है, 0 का क्या मतलब हो गया भैया कि यहाँ पर जो बाहर से ओपनिंग आपने सब सिखाया था कि जहाँ भी ओपनिंग होगी वहाँ एटमॉस्फेयर अपना काम कर जाएगा। एटमॉस्फेयर फर्क नहीं पड़ता है कितने हाइट पे है, वो हर जगह है। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर है, तो मेरे चेहरे पे लग रहा होगा, मेरे सर पे लग रहा होगा, और जितनी भी जगह है हर डायरेक्शन से एटमॉस्फेयर प्रेशर मेरे ऊपर लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्योंकि भाई आप एक ऐसे इमेजिन किया करो कि आप एक गैसियस टैंक, मतलब बहुत बड़ा टैंक है, उसके अंदर गैस भरी पड़ी है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, उसके अंदर आप हैं। तो क्लियर है कि सारा स्पेस गैस का था, हम एक्स्ट्रा है ना, तो क्या करेगी गैस, हमें क्या करेगी, हमारे पे लगाएगी नहीं लगाएगी प्रेशर हर तरफ से। तुमने किसी की सीट छीन ली तो वो क्या तुम्हारे पे खड़ा होकर देखता रहेगा कि जल्दी से उठो हम बैठेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे जैसे हम यहाँ सेट है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर वापस से अपनी जगह पर भाग के जाएगा। तो देखो जब मैं ऐसे आगे गया तो मेरे चेहरे पे मुझे ऐसा फील हुआ कि हवा लग रही है। हवा क्यों लग रही है? वही जो आपका मॉलिक्यूल जो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ और कोई भाग करके जा रहा है उस जगह को कवर अप करने के लिए। तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि यहाँ पर हवा, जब आप भागते हो तो आपको हवा क्यों लगती है, उसका रीजन भी वही है कि आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हो अपनी जगह से, और जब डिस्प्लेस कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, वैकेंट जगह पर। तो आपका वॉल्यूम तो फिक्स है, जितना वॉल्यूम आप हटोगे उतना ही वॉल्यूम वहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, सेम प्रेशर है, तो वही एटमॉस्फेयर जाकर के वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ से लगा देंगे अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। at A and B, at A and तो क्या होता है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। ये हो गया। तो लिखिए क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं आपके हेल्प करूंगा सिर्फ।
तो एट पॉइंट ए it will be potential energy will be rho g capital H, pressure will be P naught, right? pressure तो सेम ही रहेगा, है ना, और प्लस हाफ रो VA square is equal to P naught प्लस, अब यहाँ जो सही लिखेगा उसको पक्का कुछ ना कुछ मैं दूंगा, मतलब कोई चॉकलेट कुछ भी दे सकता हूँ, मेरा मन जो करेगा वो दे दूंगा, बस मुझे समझा दो कि तुम क्या लिखोगे। क्या प्रेशर एक ही होगा या पोटेंशियल एनर्जी? प्रेशर तो सर अभी मैं बता देता हूँ, इतनी हेल्प और की देता हूँ, बस तुम्हें एक लिखना है एक्सप्रेशन कि पी ही रहेगा, पी नॉट ही रहेगा, बिकॉज ओपनिंग आ गई ना, तो प्रेशर तो एक ही रहेगा, बाकी तुम कर लो। मैं क्लास लाइव करना ही भूल गया, लाइव आधा पड़ा हुआ था, अब जाके नोटिफिकेशन जाएगा। बताओ। ठीक है, चलो वेरी गुड। तुम्हें कुछ मिले। पोटेंशियल चेंज होगा सर, पोटेंशियल हाइट पे डिपेंडेंट होता है, तो क्लियर है कि यहाँ पर हाइट का डिफरेंस आएगा, और हाइट कहाँ से लेते हैं? हमेशा सरफेस से लेते हैं, तो सरफेस से अगर लेंगे भैया तो सरफेस से बचा गया, अगर ये ऊपर से स्मॉल h हाइट पे, तो यहाँ बचा h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये जाएगा। अब नेक्स्ट ये बताइए, तो जब इतना बता दी तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें नोन नहीं है वेलोसिटी, तो वी कैन इजीली राइट इट 1/2 रो VB स्क्वायर। समझ में आया? ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जो चीजें कॉमन है वो कट जाएंगी, जैसे ही तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो एक बन जाएगा रो जी कैपिटल H बन जाएगा माइनस रो जी स्मॉल h, राइट। तो कैपिटल H वाला तो इधर भी प्लस में है, उधर भी प्लस में, तो कट जाएगा, P नॉट इधर प्लस में, इधर प्लस में, तो कट जाएगा। तो मैं एक और स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए, 1/2 रो VA स्क्वायर। बाद में मैं इसको जीरो करने वाला हूँ, बाद मुझे पता है कि मैंने VA जीरो लिया हुआ है, तो इसको मैं जीरो कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये भी कट गया, और ये जीरो है, ये क्या है, जीरो, तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो VB की वैल्यू यहाँ से आपने निकालना सीख लिया। तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1/2 रो VB स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। अभी देखो रो रो भी कट जाएगा, एंड द VB स्क्वायर विल बी VB इज इक्वल टू 2g स्मॉल h। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, क्या है ये, या स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। ठीक, समझ में आया? VB निकल गया। तो कौन सी चॉकलेट खाती हैं आप? किटकैट खाती हैं कि डेयरी मिल्क खाती हैं कि कोई और, तो दुनिया जहाँ में अलग है। हमने तो डेयरी मिल्क की खाई जिंदगी भर भाई, डेयरी मिल्क की पसंद है, उसके आगे दुनिया दिखती नहीं। तो जो भी आपको चॉकलेट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा और लिखवाएंगे, तो अभी इसको फुटबॉल को रोक लेते हैं यार। इसमें जो है चाइनीज मूवीज में सॉकर बोलते हैं, पहली बात तो फुटबॉल को, है ना, सॉकर बोलते हैं। तो उसमें बड़ा मैग्नेस इफेक्ट का यूज करते हैं, इधर से मारता है, उधर से घूम करके, इधर से घूम करके, ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक कर्व तो होता है जो कि मेसी करके दिखाता है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो इसमें लिखिए दिस इक्वेशन इज सेम एज द वेलोसिटी, ध्यान से लिखो इसको, ये रिलेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ इफ्लक्स को विथ जो आपका 1D में वर्टिकली डाउनवर्ड होता है फ्री फॉल मोशन, उससे, ठीक है। तो वहाँ √2gh करके फॉर्मूला वहाँ भी बनता है, और यहाँ पे भी √2gh बन रहा है। देखिए दिस इक्वेशन इज सेम एज दैट, इक्वेशन इज सेम एज दैट of the velocity acquired of the velocity acquired एक सी होगा by a freely falling body by a
freely falling body after falling through height h. ठीक है, कितने हाइट से? h हाइट से गिरता है, is known as Torsley's law. ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेंज कितना होगा, कहते हैं कितनी दूर तक ये पानी जाकर गिरेगा। ये भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, कितने टाइम लगेगा। यहाँ लिखिए, देखिए फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, ये हम प्रोजेक्टाइल में चले गए, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion in vertical direction, motion in vertical direction। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी हाइट से छोड़ते हैं तो देखो वो अलग अलग वेलोसिटी होता है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से तो आपको इतनी तेज हो रहा है कि दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, गिर ना जाए, ठीक है। तो नोटिस कर रहे होगे कि बहुत हाई रेट पे ये गया है ना, लेकिन इसका मतलब ये रेस्ट पे था यहाँ पर, फिर कुछ इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, जब वो मेरे हाथ को टच कर रहा है ना। पोटेंशियल जो मैक्सिमम कहाँ है, जब यहाँ पर आपका एक हाइट पर है, ठीक। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं हो सकती है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो रेट ऑफ चेंज जो है अगर वो कांस्टेंट है उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड में ये तो कह सकते हो सर कहीं पर भी हो एक्सेलरेशन टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो जी अगर हमेशा कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होने के बाद भी कांस्टेंट है, तो ये वही वाला केस हो गया सर। यहाँ पर अगर 0 रही हो 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, अरे भाई 2 - 0 होता है कितना होगा, 1 सेकंड मान लेते हैं। अरे बड़े रुको, अरे रुको सर मैं, अरे नहीं नहीं नाराज, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 4 - 2/1 कितना आ गया भैया, 2 मीटर पर सेकंड। फिर से उतना ही रखोगे कि बढ़ा दोगे, हैं? कितना आ गया 2 मीटर, इसी कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है सेम टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल देखो 1 सेकंड का रखा है मैंने, इंक्रीज तो हो रही वेलोसिटी देखो 0, 2, 4, 6 इस तरीके से इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन भैया जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या। इसी प्रकार से जब जी के केस में क्या होता होगा, तो इसमें चेंज आता होगा वो 9.8 के बराबर आता होगा, 1 सेकंड में इस हिसाब से होता होगा। 1 सेकंड का लोगे तो जो चेंज आएगा उसका रेशियो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, तो वही चीज लिखी हुई है वहां पर। तो अब इसका इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, चलिए देखिए इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई, s = ut + r/v²। लेकिन जब बात करते हैं इन केस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड में तो g नेगेटिव होता है क्योंकि वो नीचे लगता है, हम ऊपर जाते हैं, लेकिन नीचे वाले में g पॉजिटिव होता है। इक्वेशन मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट रेस्ट से करते हैं। अब आदत हो गई हमेशा से येलो रेड तो हमेशा की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है भाई, देख लो भाई डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। ये हो गई आपकी डिस्टेंस टू बी कवर्ड, है ना, h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ut, u क्या है 0, कुछ भी टाइम लगता हो, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने में, है ना। हो जाएगा प्लस में होगा बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों सेम है, प्लस हाफ g और ये हो जाएगा t स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा कौन सा, वर्टिकल। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना। तो जब ये आपका अगर इक्वेशन लिखना है तो ऊपर छोटा सा लिख लो, sy = uy × t + 1/2 ay × t स्क्वायर। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए, जिसको कुछ भी याद नहीं है, पहली बार भूला सा लगा है, ठीक है। बिकॉज ये डिस्टेंस वर्टिकल है बेटा, y एक्सिस पे सॉल्व करोगे तो y कंपोनेंट लोगे ना सबका, तो इस तरीके से। तो g भी आपका y कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी भैया जी √,
टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी, यही तो आएगी ना, हाँ यही आएगी, ठीक है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, और ये कब होता था, तो कहते थे टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जाके प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब एक हाइट से हम किसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है, तब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है। ठीक, चलिए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अब यहाँ पे टॉप कितना टावर का, वो h माइनस एच है, किस हाइट से कर रहे हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि इसमें दो होगी ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दोनों की वजह से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सिंपल फॉर्मूला होता है आर एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू जितना टाइम है आपके पास। ठीक, तो वी एक्स कितना आया था, रूट टू जी एच आया था ना, हाँ रूट टू जी एच इंटू टाइम, है ना, यही तो आएगा। अरे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी बोले स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो था वो पानी टैंकर से कितनी तेज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो निकलेगा, निकलने के बाद उस पे ग्रेविटी लगेगी ना, निकलने के बाद वो ऐसे कर्व कर रहा है, तो जिस समय निकल रहा है तो वो आपको vx ही तो दे रहा हूं मैं आपको, है ना। और आपको इतना याद होना चाहिए vx का ही प्रोजेक्टाइल बदलता है क्या, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी प्रोजेक्टाइल बदलता है थ्रू द मोशन, चाहे तुम ऑब्लिक कुछ भी पढ़ लो यार, इतना पढ़ाया तुम भूल गए, क्या करोगे करो। ये u होता था, है ना, जो हाइट अचीव करते थे बिकॉज ऑफ द uy, और जो रेंज कवर करते थे वो बिकॉज ऑफ द ux। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ux नेवर चेंजेस, भैया ux ही तो है जो इसको आगे ले जा रहा है ना, यहाँ पे आके रुकता है, समझ में आ रहा है। और कौन वेरी करता है सर, यहाँ पर vy ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर किसी स्टैंड पर vy मान लेते हैं, यहाँ हमेशा ux सेम रहेगा, यहाँ पर vy हो जाता था 0, फिर यहाँ पर vy नीचे आ जाता है सर, तभी इसको ये नीचे लेकर के आता है। ये पूरा मैंने बनाया है, पढ़ाया है, तो हम कह रहे हैं यहाँ से अगर मैंने ऐसे शुरू कर दिया प्रोजेक्टाइल, तो इसके बाद का तो ऐसे ही बनेगा ना भैया, तो इसका मतलब है ये कभी चेंज हुआ क्या, ये यहाँ नहीं चेंज हुआ, यहाँ नहीं चेंज हुआ, यहाँ नहीं चेंज हुआ, कभी नहीं चेंज होता है, एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली vx पुट कर दिया। किसी भी इंस्टेंट में निकालोगे जो स्टार्टिंग में रहेगा वही अंत तक उसका x कंपोनेंट रहेगा, वेलोसिटी या स्पीड का। ठीक है भैया, तो याद करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, अब साल खत्म हो गया बेटे, सेकेंड पार्ट में आ गए। भगवान से डरो, और अगर ये नहीं पढ़ना है भगवान को जरूर याद करना, रोज सुबह शाम परीक्षा में वही बचाएंगे, नहीं तो झूठे सपने मत देखिए, दिल बहुत टूटता है, आशिकी वाला दिल टूट जाएगा तो जिंदा बचोगे, इसमें नहीं बचोगे, है ना, कि भूखा रखेगा ना ये, ठेला लगाओ ठेला लगाओ और खाना खाओ। हो गया, इसको सिंपलीफाई करके दिखा दो कोई मुझे, बस कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। अरे यार देखो, एक 9th क्लास में पढ़ा था आइडेंटिटी, एक रूट a इंटू रूट b है, तो रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं, तो रूट 2 gh में से तुम रूट 2 को अलग कर लो कम से कम भाई, और रूट g को भी अलग कर लेना। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इसमें से इतना निकालो, h को छोड़ दो, ठीक, इधर से रूट 2 निकलेगा, डिवीजन रूट जी कट जाएगा, तो रूट जी को निपटा लो पहले, तो फिर रूट टू क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सिंपल कैसा निकलेगा ये, 2 इंटू रूट एच इंटू रूट कैपिटल H माइनस, ठीक है, इतना आ जाएगा, फिर इन दोनों को एक साथ कर लो, तो जाएगा 2 रूट एच इंटू, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल होती है बेटा, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये देखो आर का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, रेंज आप ऐसे निकाल सकते हैं, कितनी दूर तक जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, चलिए मिस पावनी आप ही बताइए, अगर हम इसको h को, कैपिटल H को बढ़ा देंगे तो क्या रेंज बढ़ेगी या घट जाएगी, ये रेंज बेटा एक ही होती है, आई थिंक इधर से इधर तक की, है ना, और कुछ तो नहीं होता है, बाकी बताओ कुछ और नया है, बढ़ेगी, क्यों, फॉर्मूले में एक
पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है तो पूरी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो बिगर वैल्यू मिलेगी। रूट के अंदर कितना बड़ा वैल्यू होगा उतनी बड़ी वैल्यू रूट की आएगी। अरे √2 की वैल्यू जो होगी वो √3 से तो कम ही होगी ना। एक सिंपल लॉजिक तो लगा ही सकते हैं, √5 की वैल्यू √3 से बड़ी होगी, है ना। इस तरीके से सिंपल चलते हैं। तो अगर पॉजिटिव इस इक्वेशन में अगर कुछ नेगेटिव है तो ये स्मॉल h है, अगर आप स्मॉल h को इंक्रीज कर दोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। आप नहीं सिखाया जितनी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लायर होगा उतनी ही आपका वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो क्लियर है कि अगर हमने इसको इस को यहाँ ले आए तो क्या होगा, रेंज कम होगी ज्यादा होगी? बताओ भाई, लॉजिक लगाओ। यहाँ आएंगे यार, आंख बंद करके बोल सकता है कोई भी कि यहाँ कम होगी, यहीं गिर जाएगा, है ना, यहीं तो गिर जाएगा। रेंज काहे की मिलेगी? बिकॉज एक और अगर किसी को नहीं आता है तो ये देख लेगा, इसमें देख लेगा तो कहेगा ये कम हो गया सर, जितना कम होगा रूट की वैल्यू छोटी होती जाएगी उतना ही कम होता जाएगा। समझ गए? चलिए कोई नहीं, दोबारा मैक्सिमम करिएगा तो आ जाएगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पता होगा कब होगा? आर मैक्स। देखो आर मैक्स निकलेगा, आर मैक्स हो जाएगा जब स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी h/2। क्या हो जाएगी? h/2। एलसीएम लो, 2h माइनस h, h/2 बचेगा, 2 कट जाएगा, बचेगा रूट के अंदर क्या? समझ गए? तो ये हो गया h/2, उठा के पुट कर दो। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? बाहर भी h/2 आएगा। तो जगह अगर हमने स्मॉल h इक्वल टू h/2 पुट किया तो जगह देखो 2 रूट के अंदर h/2 इनटू h माइनस h/2, ठीक है। तो ये जाएगा कितना आएगा भाई, ये बताओ? ये आ जाएगा आपका h²/4 रूट के अंदर, बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आएगा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो जितना कॉलम का हाइट उतना ही आपका क्या, जो आपका ये रेंज होगा उतना ही। मतलब कि अगर ये जार इतना ऊंचा है तो इतना ही दूरी जाकर पानी गिरेगा। समझ में आया? कुछ कैलकुलेशन नहीं आती है तो बता दो भाई, बता देंगे। अरे बड़े भाई 2h माइनस h हो गया h/2, बाहर भी h/2 था, h इंटू h स्क्वायर हो गया, 2 से 4 होता है, रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा, 2 बचेगा, ऊपर यूनिट 2 है, 2 कट जाएगा, h स्क्वायर का रूट होता है h, बचेगा। समझ गए? चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो आगे बढ़ो, नहीं तो अभी कुछ और पूछ दोगे। जिंदगी में अलग दुख है, सबके सबके अलग अलग दुख है। चलिए भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या ही कर लेंगे, मोटा है तो भाई हमें क्या करना, पैसा कमा खुद रख रहा है, अगर हमको देता तो उसके लिए लड़ते। चलिए मैग्नेस इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन स्पिनिंग व्हील। कुछ यार अच्छा देखो, अगर हम सरल भाषा में पढ़ना चाहें, अगर हम बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते तो जिनको थक जाता है, जिनका पैर दर्द होता है, तो उनके लिए जैसे देखो यहाँ 3 लेयर है ऐसे कुछ, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी फ्लो पढ़ा था, फिर लैमिनर पढ़ा था, कुछ दिमाग यार। तो यार एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये सारे जो है ये क्या हो गया भाई, उसी फॉर्म में है ना, स्टडी के फॉर्म में, सब अपनी अपनी लेयर में है। लेकिन ये भाई साहब बीच में आ गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा ये अगर ऐसे रुके हुए जाते तो सबको चीरते हुए जाते, जो मैंने बताया था अभी कि अपन जा रहे हैं, हवा लग रही है ना, सिंपल बॉल चली गई, लेकिन ये तो घूमते हुए जा रही है। इससे हो क्या रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो, है ना। तो उसको अपनी पास से डिस्प्लेस कर दे रहा है, पूरा खत्म ही कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पूरा जो स्ट्रीमलाइन बना था वो सब तोड़ दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब इससे क्या हो रहा है कि एक ऊपर या फिर नीचे, नोटिस करो किधर नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, बताइए जरा मुझे। नीचे। तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा, ऊपर या नीचे? प्रेशर कौन लगाता है? ये मॉलिक्यूल्स लगाते हैं ना। जब वो रहेंगे ही नहीं, जब वो रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा, इसको ये बॉल ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, है ना। और अब तुम इमेजिन करो कि अगर आपको लहराना ऐसे करना है, तो अगर ये कर्व बना होगा तो इस साइड जो बॉल की जब होगा, मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, वो ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, और इधर वाले क्या होंगे, मतलब जब रहेंगे ही ना तो क्या ही लगाएंगे। देखो गायब हो गए बेचारे, देखो यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, अगर इस केस को देखें तो बॉल ऊपर उठेगी, बिकॉज ऑफ नेट प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा। अगर मैं यहाँ शांति से खड़ा हूँ, उसका रीजन क्या है, सामने से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, साइड से लग रहा है, पीछे से लग रहा है, हर तो बराबर है ना। अभी एक काम कर दो तुम, अरे ये कहते हैं ट्रेन जो है, ट्रेन जब जाती है तो कहते हैं इसके पास में थोड़ा खींच लेगी, खींच लेगी ऐसा बोलते हैं, है ना। अरे नहीं सुना है तो सुन लो, हम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं सुना तो सुन लो, मेरी बात समझो। बहुत हाई स्पीड पे अगर ट्रेन जा रही है तो होता क्या है, तुम ऐसे खड़े हो अभी, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आगे कुछ भी नहीं है, सब खाली है, एटमॉस्फेयर सिंपल, सबका स्टेशनरी है ना, हवा नहीं चल रही है, स्टेशनरी है। तो क्या होगा, सामने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारे प्रेशर लगा रहे होंगे P0, साइड में P0, पीछे P0, इधर भी P0, इधर।
अब एकाएक क्या हो, सारे आगे के मॉलिक्यूल को हटा दो तो क्या होगा, खाली हो जाएगा तो प्रेशर रहेगा क्या? तो ट्रेन क्या करती है, एक तो इतनी बड़ी होती है, एक तो इंडिया लोहा लाट होती है ना, ऐसे पूरा एकदम बढ़िया सा, इतना रेक्टेंगुलर होती, तो वो चल रही है तो धमक है उसकी ऑलरेडी, वो पूरा पूरा डिस्प्लेस कर रही है। और प्लेटफॉर्म के तुम सामने खड़े हो तो प्लेटफॉर्म सामने कितनी जगह होती है, ट्रेन के लिए जगह होती है। अब क्या होगा, सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल बहुत स्पीड में आएगी, इसीलिए कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन लगती है तो धीमे करते हैं, स्पीड बहुत स्लो करते हैं। और अगर हाई स्पीड पे ट्रेन को निकालना है तो बीच में एक बना के रखते हैं जो प्लेटफॉर्म की दूरी पर होती है, तो उससे जो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा भी तो कोई अगर प्लेटफॉर्म पे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और कभी कभी अगर बहुत स्पीड में लेकर के जाते हैं तो अनाउंसमेंट होती है भैया वहां पे, हाँ नहीं तो। और अगर हाई स्पीड में जाएगी तो वही होगा, कोई खड़ा है एकदम आराम से एकदम हीरो बन के कि यहीं हम खड़े रहेंगे, ट्रेन इधर चली जाए तो वो निपटेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि हम कुछ पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ने से पहले पीछे धक्का लगेगा, उसको धक्का भूत नहीं लगा रहा है, एयर प्रेशर का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैं गिर जाऊँ, अभी यहाँ से आप पूरी हवा निकाल लो, पीछे वाली हवा मुझे ढकेल देगी, मैं आगे गिर जाऊंगा। ठीक है, रीजन क्या है, प्रेशर बैलेंस, प्रेशर डिफरेंस ही होता है जिसकी वजह से, तो वही कहते हैं गांव वाले कहते हैं खींच लेती है ट्रेन, ट्रेन आती है खींच लेती है, सब लोग दूर रहो, है ना। जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था क्यों कहते हैं, लेकिन असलियत यही है, जब मैंने पढ़ा फिजिक्स तब मुझे पता चला कि ये सच में होता है। जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, वो होता हाई स्पीड पे जा रहा है, सारे मॉलिक्यूल गायब, सामने पीछे वाला कह रहा है चलो बेटा आगे निकलो, है ना, तो वो निपट जाते हैं, है ना, ट्रेन के साथ जो है। फिर हम लोग पूरी खाने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर स्पिनिंग की वजह से देखो, स्पिनिंग सपोर्ट किसको कर रही है, नोटिस करो यार, थोड़ा ध्यान दो, सपोर्ट किसको कर रही है, है ना, और इधर से सपोर्ट करिए, और इधर क्या है, अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो, फ्लो किधर से हो रहा है, इधर से, ठीक। स्पिनिंग हो रही है तो किसको डिस्टर्ब करेगी, ऊपर वाले लेयर के अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नीचे क्या है, चलो बेटा कोई नहीं, साथ चलते हैं, साथ चलते हैं, साथ चलते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो जो सबसे करीब होगी बस वही वाली डिस्टर्ब होगी भी, तो वही होगी, बाकी सारे क्या करेंगे, मेरी बात समझ गए। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, तो आदत हो गई है यार, है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चलिए तो लिखिए, टेनिस एंड क्रिकेट प्लेयर, थोड़ा लिख लीजिए, ये देखो भाई, ठीक है। अब तो ये समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, है ना। स्पिन वाली बात समझो, स्पिन पे ध्यान दो, जब स्पिन होगा तो ऊपर वाला डिस्टर्ब करेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो समझ में आ गया, फिगर से जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक। तो स्पीड ऑफ एयर क्या होगा, एयर फ्लो इंक्रीज करेगा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज करेगा, और नीचे प्रेशर। तो स्पीड के टर्म में अगर लिखना चाहें तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, किसके अंदर, बर्नौलीज पढ़ाया था ना, तो बताया था कि स्पीड जब आपकी ज्यादा होगी तो प्रेशर कैसे, वो वेंचुरी मीटर कहाँ गया, वेंचुरी मीटर पढ़ाया था ना, यही तो है। यहाँ फ्लो का एयर क्रॉस सेक्शन कम, तो फ्लो का स्पीड बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो कॉलम नीचे आ गया। यहाँ धीमे धीमे फ्लो कर रहा था, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, तो यहाँ वॉल्यूम ऊपर हो गया, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ प्रेशर कम है, तो क्या होगा, कॉलम नीचे ही तो आएगा, ये हो गया। चलो लिख डालो, अब इससे एक्सप्लेनेशन करेंगे, दिमाग फूट जाएगा तुम्हारा। लिखो लिखो, टेनिस एंड क्रिकेट प्लेयर, अरे 6 मिनट है दादा, अभी पढ़ लो, 6 मिनट बस पढ़ेंगे, जहाँ आ जाएगा वहीं रुक जाएंगे, नहीं खत्म कर लेंगे यार। थोड़ा नाराज एक आदमी हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। एक्सपीरियंस दैट when a ball is thrown is spinning, it moves along a curved path. This is called swing of the ball. कहते हैं सीम पर जो गिरती है तो बाउंस अच्छा लेती है, ठीक है। स्किड करवाना होता है तो देखो पीछे की तरफ करता है, लास्ट में उंगली का वर्क होता है, ये समी बहुत करता है, समी बहुत करता है ना। तो
स्पिन करानी है। देखो अब जिस तरफ करानी होती है स्पिन देखना है, स्पिन किधर होता है। देखो अब इतना तो सीख ही गए होगे कि अगर ऊपर उठाना है तो फिर इसका स्पिनिंग क्या होना चाहिए, देखो है ना जिधर। अब देखो ध्यान से, स्पिन अपोजिट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऊपर प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। अब फ्लो, अब देखो मोशन किधर कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तो इसका रिवर्स में घूम रही है कि नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सामने घूमेगी तो नीचे दब जाएगी, क्यों, प्रेशर डिफरेंस ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम, समझ में आया। तो वो करना तो बहुत मुश्किल है गुरु, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, जो बॉलर फेंकता है जनरली उसके हमेशा बैक स्पिन कैसे करते हुए जाती है कि नहीं जाती है। अरे कोई बॉलर की वीडियो उठा के देख लेना यार, आज है कभी नोटिस करना, जब वो छोड़ेगा आगे की तरफ तो उंगली लास्ट में जब ऐसे टच करके पीछे की तरफ गएगी तो वो बॉल तो ऐसे ही से घूमेगी ना, और मोशन आगे की तरफ करेगी, हाँ यही तो होगा ना। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी, है ना। अगर साइड में करना है तो एक एंगल पे थ्रो करता है, देखना स्टार की देखना, सबसे अच्छा स्टार करता है, उसका एक एंगल पे आता है, हाथ एंगल पे आएगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है वो आगे तो जा रही है लेकिन एक एंगल पे घूमेगी, एक एंगल घूमेगी तो फिर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा तो फिर से उठेगी। तो वो जो ऐसे कर्व आता है उसका रीजन क्या होता है, जैसे आप मैनेज करोगे वैसे ही प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो स्पिनिंग के ऊपर खेल है सारा, स्पिन कैसे कराओगे उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा आउटपुट, ठीक। चलो बहरहाल अभी तो उम्मीद करते इतना आ गया, क्योंकि तुम्हें क्रिकेटर बनाना नहीं है तो इसके आगे लिख डालो, ठीक हो, लिखो दिस इज ड्यू टू the air which is being dragged around by the spinning ball when the ball spins the layer of the air around it also moves. ठीक है, इसमें लिखवा दे रहे हैं क्योंकि एक बार समझाना जरूरी है, उसके बाद हम इसको नहीं लिखवाएंगे, इसका तो समझा देंगे सिर्फ आपको, क्योंकि इतनी थ्योरी आनी नहीं है। अगर आएगा तो वी कैन, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। विद द बॉल ठीक है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एयर increases on the upper side and reduces on the lower side. The resultant velocity of the air increases on the upper side and decreases lower, ठीक है। Due to which pressure on upper side decreases, due to which pressure upward decreases and pressure downward ठीक है। Due to which ball moves on along a curved path. This effect is known as magnetism. इसे लिखो, this effect is known as Magnus, ठीक है। ठीक, ये खत्म हो गया और क्लास भी खत्म हो गई। आप अगली क्लास में पढ़ेंगे एरोफॉयल
और पढ़ेंगे स्प्रेयर, है ना, स्प्रे कैसे काम करता है, जो आता है ना इसे पुछ 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 करते रहते हो आप लोग ऐसे, है ना, कोई भी क्रीम आएगी उसमें भी लगा होता है ना, फेस वॉश होता है उसमें लगा होता है, वो कैसे काम करता है ना, क्यों दबाते हैं उसमें, तो कोई मैकेनिज्म नहीं, खोल के देखो कि एक स्प्रिंग आएगी, है ना, एक ऊपर पाइप लगी रहेगी और अपने आप कैसे ऊपर आता है ना, उसको सीखेंगे कैसे होता है, ठीक। और पिंग पोंग कैसे काम करता है, ये क्या पिंग पोंग नहीं जानते फिर, नहीं जानते। अच्छा ये क्या था? है ये एरोफॉइल है। कोई नहीं, थोड़ा सा बताएंगे जब प्रोफेसर, कोई नहीं, सब सीख जाओगे, सब सिखा देंगे, कुछ दिन तो इसी के लिए घूमोगे। नहीं मैं नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं, कहीं करो क्या इसका। ठीक है, थैंक यू बेटा।